दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करता हूं, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूं। टिंकू भाई की फिल्म सितारे ज़मीन पर इसी फ्राइडे रिलीज हुई और पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म तो हिट हो गई है। बहुत सारे लोग इस फिल्म का बिजनेस बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस फिल्म का पहले दिन का कितना बिजनेस हुआ, दूसरे दिन का बिजनेस कितना हुआ और यह फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। सबसे पहली बात तो यह कि बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शायद यह फिल्म 3200 थिएटर्स में रिलीज हुई है। नहीं, बिल्कुल गलत है। टिंकू भाई झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि यह फिल्म रिलीज हुई है 1432 थिएटर्स में, यानी कि प्रॉपर्टीज में। जैसे कि बहुत सारे मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं और एक ही थिएटर में तकरीबन 8-10 स्क्रीन्स हैं। तो स्क्रीन्स अलग चीज है और थिएटर अलग चीज है। और फिल्म को कैसे रिलीज किया जाता है, वो ऐसे होता है कि ऑडी 1 में इतने बजे एक शो है, फिर जो दूसरा शो है वो ऑडी 3 में है, 4 में है, फिर जो तीसरा शो है वो किसी और ऑडी में है। तो अगर किसी एक ऑडी में पूरे दिन में एक ही शो है तो उसको स्क्रीन नहीं माना जा सकता ना। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि फिल्म रिलीज हुई है 1432 थिएटर्स में और 3200 स्क्रीन्स में, और हर दिन के शोज भी अलग होते हैं। सैटरडे को इस फिल्म के 11000 शोज चलाए गए ऑल ओवर इंडिया। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल में भी रिलीज हुई है। तो ये जो 11000 शो चले सैटरडे को, ये सभी भाषाओं के हैं, खाली एक हिंदी के नहीं है। टिंकू भाई आमिर खान ने सैटरडे का बिजनेस डिक्लेयर किया 20 CR। कितना भाई साहब? 20 CR। और 11000 शो का 20 CR बिजनेस कैसे बन सकता है? तब हो सकता है जब हर एक शो की ऑक्यूपेंसी कम से कम 95% हो और एक शो कम से कम 19,000 रुपए का हो। कितना भाई? 19,000 रुपए नेट, ग्रॉस नहीं। क्योंकि जो टिंकू भाई ने बिजनेस दिया है वो ग्रॉस नहीं दिया बल्कि नेट दिया है। और नेट और ग्रॉस क्या है? वो ये है कि अगर कोई शो तकरीबन 24,000 का होता है तो तकरीबन 20,000 नेट होता है, यानी कि 18% जो GST है वो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस है। तो टिंकू भाई आमिर खान के हिसाब से सैटरडे को इस फिल्म की 95% ऑक्यूपेंसी रही 11000 शोज में। हर एक शो हुआ तकरीबन 19,000 नेट का। बताओ कितना बड़ा उल्लू का पट्टा है, कितना बड़ा झूठा है। इस 8वीं फेल को कलेक्शन देने से पहले कैलकुलेशन भी करनी नहीं आई कि लोग पूछेंगे तो सही कि भाई साहब ये बिजनेस कैसे हुआ, बता तो सही। मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो तब जाकर एक शो तकरीबन 12-13 हजार रुपए का होता है। जैसे कि सितारे जमीन पर कानपुर में एक मल्टीप्लेक्स पर लगी है जहां इस फिल्म के 5 शो पर डे दिखाए जा रहे हैं। तो सैटरडे को जो पहला शो 9 बजे का था वो तो चला ही नहीं, क्योंकि कोई आया ही नहीं फिल्म को देखने। जो 12 बजे का शो था वो 3800 का था और जो 3 बजे का शो था वो 9000 का हुआ था। वो इसलिए कि एक कंपनी ने अपने 25 एम्प्लॉइज को वो फिल्म दिखाई थी, यानी कि वो 25 आदमियों की एक ब्लॉक बुकिंग थी। 6:30 बजे का शो हुआ 3800 रुपए का और 9:30 बजे का शो हुआ 6600 रुपए का। और ये कलेक्शन जो मैं बता रहा हूं ये ग्रॉस कलेक्शन है। तो जो 9 बजे का एक शो था वो तो कैंसिल हो गया था, उसको तो एक तरफ रख देते हैं। अगले 4 शोज को अपन 5000 रुपए पर शो मान लेते हैं एवरेज। लेकिन टिंकू भाई ने बताया है कि उसकी फिल्म का बिजनेस हुआ है 19,000 पर शो। बताओ, यानी कि टिंकू भाई ने सीधा ही 4 गुना बिजनेस करके दिया है। एक्चुअली हकीकत यह है कि इस फिल्म का पहले दिन का फ्राइडे का रियल बिजनेस था 3 करोड़ रुपए और सैटरडे का बिजनेस हुआ है 4 करोड़ रुपए। आज संडे है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो रिलीज होगी मंडे को। तो आप ये कह सकते हैं कि संडे का बिजनेस भी टिंकू भाई 22 CR के नीचे देने वाले नहीं है। लेकिन जो रियल बिजनेस होगा संडे का वो होगा तकरीबन 5 CR, यानी कि इस फिल्म का वीकेंड रियल बिजनेस होगा 12 CR नेट और लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 30-40 CR का। यानी कि यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है, लेकिन टिंकू भाई फेक कलेक्शन देके इस फिल्म को हिट बताने की कोशिश करेंगे। और यह रिवाज किसने चालू किया बॉलीवुड में? यह किया है दिनेश विजन ने चालू। अगर उसकी फिल्म 1000 का बिजनेस करती है तो वो 10,000 बताता है, 10,000 का बिजनेस करती है तो वो लाख रुपए बताता है। और अब सभी निर्माता यही करने लगे हैं। किसी की भी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती। अगर किसी फिल्म का 1 रुपए का बिजनेस होता है तो 5 बताया जाता है आज की तारीख में। और अगर पब्लिक इस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं
क्योंकि फिल्म इतनी ज्यादा खराब है, इतनी घटिया फिल्म है कि ऐसी टॉर्चर फिल्म को कोई क्यों देखेगा, किस लिए देखेगा भाई। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जुनैद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसको सोशल मीडिया पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी के एक्टर्स हैं उनको सोशल मीडिया पर रहने की जरूरत है दुनिया को यह बताने के लिए कि वो एक्टर हैं। लेकिन क्योंकि आमिर का बेटा बहुत ज्यादा फेमस है, उसको सब जानते हैं, यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर अगर ना भी रहे तो चलेगा। कमाल यह है कि जिस दिन इस लड़के ने ये इंटरव्यू दिया था उसके 2 दिन के बाद ही एक ऐसा कांड हुआ कि इसको इसकी औकात पता चल गई। एक्चुअली सल्लू इसके फादर की फिल्म सितारे जमीन पर देखने आया था थिएटर पर, और वहां पर यह उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, तो सल्लू के सिक्योरिटी गार्ड ने इसको रोक दिया और कहा कि भाई साहब पीछे रहे। इसने कहा अरे भाई साहब मैं आमिर का बेटा हूं, ये हूं वो हूं। उसने कहा कि तू कोई भी है पीछे रहे, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं। यानी कि इसको सल्लू का सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं पहचानता, जो ये कह रहा था कि मुझे तो सारी दुनिया जानती है। और जितने भी बॉलीवुड के बच्चे हैं उन सभी को यही गलतफहमी है कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनको सब पहचानते हैं, और यही वजह है कि इनमें से कोई भी एक्टर ही नहीं बन पाता। स्टार बनने की तो बहुत दूर की बात है। आप कमाल देखें कि सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड ने भी इस लड़के को नहीं पहचाना, लेकिन आप इससे फिर पूछे, फिर ये यही कहेगा कि ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है, इसको सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया पहचानती है, इससे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई है ही नहीं। साले क्या ही बोलेंगे यार। आपको तो पता ही है कि पिछले 1.5-2 साल से विजय वर्मा तमन्ना भाटिया को घुमा रहा था, और जब तमन्ना ने इसको शादी करने के लिए कहा तो इसने कहा कि मैं तो शादी तो नहीं करूंगा। भाई मैं शादी क्यों करूंगा, जाहिर सी बात है क्यों करेगा ये बेचारा, और ये निकल लिया वहां से। फातिमा सना शेख आमिर की गर्लफ्रेंड थी, आमिर को भी एक दूसरी मिल गई गौरी, तो उसका भी इससे ब्रेकअप हो गया, तो ये भी फारिग हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि विजय भी फ्री था और फातिमा भी फ्री थी, तो अब ये दोनों मिल गए हैं, अब ये दोनों साथ में हैं। जरा देख लो आप। मतलब ये जो बॉलीवुड की लड़कियां हैं एक दिन भी अकेली नहीं रह सकती भाई साहब, इनको कोई ना कोई बॉयफ्रेंड चाहिए ही चाहिए। अगर कोई नहीं होगा तो ये पागल हो जाएंगी। जानवी कपूर का भी ब्रेकअप पैचअप होता रहता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो फिल्म स्काई फोर्स में अक्षय कुमार के साथ एक लड़का हीरो बनकर आया था, उसका भाई जानवी कपूर का बॉयफ्रेंड है। जरा देख लीजिए आप वीडियो। तो एक्चुअली ये दोनों ही लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं, और जब ये कहीं बैठे थे तो किसी ने इनका वीडियो बना लिया। और आप देख ही रहे हैं कि कोई भी बड़ा हीरो जानवी कपूर के साथ फिल्म नहीं करता। उसकी वजह बस यही है, जब ये बॉयफ्रेंड है, इसके साथ ये घूम रही है, तो कोई भी बड़ा हीरो इसके साथ फिल्म क्यों करेगा भाई, क्या जरूरत पड़ी है किसी को। ये बात तो बहुत दिनों से कही जा रही थी कि भाई विराट को इंडिया में नहीं रहना है। फाइनली विराट अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट हो गया है। लंदन के एक अच्छे से एरिया में विराट का बहुत अच्छा सा घर है, और वहां शांति से विराट रह रहा है। मैं जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से ये सही नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि धोनी भी अपने बच्चों के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट होने की सोच रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही सेफ कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है। आपको पता ही है कि विवेक ओबेरॉय दुबई शिफ्ट हो गया है अपने बच्चों के साथ। वही विवेक ओबेरॉय जिसका फादर आरएसएस का मेंबर है, वही विवेक ओबेरॉय जो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, जो दिन रात इंडिया में मुसलमानों को गालियां दिया करता था। अब उसी आरएसएस और बीजेपी के सपोर्टर को एक मुस्लिम कंट्री में आकर पनाह मिली है, उसको एक मुस्लिम कंट्री में रहना है, क्योंकि उसको पीसफुल लाइफ चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सिंगर सोनू निगम भी 4-5 साल पहले दुबई में शिफ्ट हो गया था, वो भी दुबई में रहता है। हनी सिंह भी दुबई में रहता है, दिलेर मेहंदी साहब भी दुबई में रहते हैं, और भी बॉलीवुड के ना जाने कितने लोग हैं जो दुबई में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते। एक्टर आर माधवन भी दुबई में रहता है अपने बच्चों के साथ। जब इनका काम होता है मुंबई तो ये जाते हैं, काम करके वापसी आ जाते हैं। यानी इनको अपनी फैमिली कहां रखनी है, दुबई में रखनी है, एक मुस्लिम कंट्री में रखनी है, जहां इनको पता है कि 100% सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इंडिया में नहीं रहना है, उनको इंडिया से बाहर रहना है। तो इंडिया में कौन रहेगा? आप बताइए मुझे, इंडिया में कौन रहेगा?
इंडिया में बेचारे वही रहेंगे अंधभक्त, जिनके पास ना पाने के लिए कुछ है ना खोने के लिए कुछ है। उनको तो जिंदगी गुजारनी है, किसी भी तरह कहीं भी गुजर जाए, बात खत्म। घटिया बेशरम इंसान कपिल शर्मा का शो फिर से चालू हो गया है और अपने बुढ़ो भाई सलमान खान भी उसके शो पर गए। वहां कपिल ने सल्लू से पूछा कि भाई आमिर खान 3-3 बार शादियां कर चुका है, आप एक बार भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है यार, क्या कर रहे हो आप? तो बुढ़ो भाई ने टिंगू भाई का जबरदस्त मजाक बनाया। बुढ़ो भाई ने कहा कि देखो भाई, जो टिंगू भाई है वो परफेक्शनिस्ट है, तो उसको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तो शादी को भी उसको एकदम परफेक्ट करना है। यही वजह है कि पहली की वो परफेक्ट नहीं थी नहीं चली, दूसरी की वो परफेक्ट नहीं थी, नहीं चली, अब तीसरी की है, अभी भी कोशिश करेगा कि ये परफेक्ट होती है कि नहीं होती। अगर परफेक्ट ना हुई तो ठीक है, फिर एक और करेगा, लेकिन जब तक शादी परफेक्ट नहीं होगी तब तक मानेगा नहीं। आमिर की बात ही कुछ और है, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। जब तक वो मैरिज को एकदम परफेक्ट नहीं कर लेगा। टिंगू भाई, सारी दुनिया आपका मजाक बना रही है, आपके दोस्त भी आपका मजाक बना रहे हैं, कुछ तो शर्म कर ले मेरे भाई, कुछ तो मर्यादा रख यार। मुझे कल एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने पूछा कि भाई ऐसी क्या वजह हो रही है, पब्लिक फिल्में देखने थिएटर में क्यों नहीं जा रही है। जो बात मैंने उनको बताई वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो लोग थिएटर में फिल्में देखते थे वो पक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। देखिए बात ऐसी है कि अगर एक आदमी थिएटर में फिल्में देखता है, वो एक फिल्म थिएटर में देखने गया, उसने अपना टाइम खराब किया, पैसे खराब किए और वो फिल्म अच्छी नहीं थी तो कोई बात नहीं, फिर वो दूसरी फिल्म देखने जाएगा, वो भी ठीक है, अच्छी नहीं थी, उसने टाइम खराब किया, पैसे खराब किए, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी वो आदमी हार नहीं मानेगा, फिर जब कोई फिल्म रिलीज होगी तो फिर देखने जाएगा, फिर पैसे खराब करेगा, फिर टाइम खराब करेगा, वो फिल्म भी अच्छी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है, अगर कम से कम 4-5 फिल्में कंटिन्यू वो देखने जाएगा और उनमें से कोई भी फिल्म अच्छी नहीं होगी, उसको लगेगा कि यार वो तो अपना टाइम खराब कर रहा है, पैसे खराब कर रहा है और कोई भी अच्छी फिल्म आ ही नहीं रही है, बॉलीवुड अच्छी फिल्में बना ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो थिएटर में जाना बंद कर देगा, वो फिल्में देखना बंद कर देगा। वो कहेगा यार मुझे क्यों पैसे खराब करने हैं, क्यों टाइम खराब करना है, फिल्म ओटीटी पे आएगी मैं देख लूंगा, या कुछ दिनों में उसी फिल्म को टीवी पर दिखाया जाएगा तब देख लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी आदमी 1 या 2 खराब फिल्में देख सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यू 3-4 खराब फिल्में देखेगा तो फिर उसका मन खट्टा हो जाएगा, फिर वो थिएटर में जाना बंद कर देगा, फिल्में देखना बंद कर देगा। और यही वजह है कि आज फिल्में नहीं चल रही है, क्योंकि कोई भी थिएटर में जाकर फिल्म नहीं देखना चाहता। सबको पता है कि फिल्म वाहियात ही होगी, बॉलीवुड वाले घटिया फिल्में बनाते हैं, कॉपी करके फिल्में बनाते हैं, इनके पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, अच्छी फिल्में बनाना ये जानते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक को यकीन हो चुका है कि भाई अच्छी फिल्म तो होगी नहीं, तो हमें नहीं देखनी है। बस यही वजह है कि फिल्में नहीं चल रही है, लोग थिएटर में फिल्में नहीं देखने जा रहे हैं। और ऊपर से रही सही कसर को पूरा कर दिया है यूट्यूब और ओटीटी ने। आपको पता है कि बहुत सारी फिल्में ओटीटी पर अवेलेबल हैं। आपको यह भी पता है कि डेली यूट्यूब पर कितने वीडियोस रिलीज होते हैं, कितने गाने रिलीज होते हैं। तो जाहिर सी बात है यूट्यूब पर बहुत कुछ है देखने के लिए। तो अगर एक आदमी को घर बैठे बिठाए इतना कुछ देखने को मिल रहा है और अगर आपको उसको थिएटर में बुलाना है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी फिल्म बनानी पड़ेगी, तभी वो थिएटर में जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा। अभिषेक बच्चन के किसी फैन ने अभी से कहा कि भाई साहब हमें आप अपने 6 पैक्स कब दिखाओगे, जितने भी एक्टर्स हैं उनके सबके 6 पैक्स है, आपके क्यों नहीं है। तो देखिए अभी ने उस फैन को क्या जवाब दिया। क्योंकि मेरा मानना है कि एक्टिंग यहां करना चाहिए, यहां नहीं। बट आजकल दौर ही कुछ ऐसा है कि लोग समझते हैं कि बॉडी बन जाए तो एक्टर बन जाते हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर दिस इज द डिमांड देन आई विल वर्क ऑन दैट। तो अभी ने अपने फैन से कहा कि भाई मैं ऐसा मानता हूं कि एक्टिंग चेहरे से होती है, यहां से यहां तक, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि 6 पैक्स होने जरूरी ही है, और हाँ बिल्कुल सही है, आज की तारीख में हर हीरो ने 6 पैक्स बनाए हुए हैं, तो फिर मैं भी 6 पैक्स बनाऊंगा और आपको जरूर दिखाऊंगा। और जब मैं आपको 6 पैक्स दिखाऊंगा तो आपको देखकर मजा आ जाएगा। वैसे अभी भैया से मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब बना ही डालो, दिखा ही दो इनको कि आप भी 6 पैक्स बना सकते हो। अच्छा ये तो आप सभी जानते हैं कि टिंगू भाई के 5 बच्चे हैं 4 पत्नियों से। सबसे पहली पत्नी रीना, उसके 2 बच्चे, दूसरी पत्नी किरण, उसका 1 बच्चा, लंदन में एक वाइफ है जिससे ऑफिशियली शादी नहीं की थी, उसका बेटा लंदन में है। अभी टिंगू की जो नई गर्लफ्रेंड है गौरी, उसका 1 बेटा है जो आमिर का ही बेटा है। तो टिंगू भाई की 4 पत्नियां तो ऑफिशियल है और गर्लफ्रेंड्स की तो कोई गिनती ही नहीं है।
वो तो भूल ही जाइए कि कितनी है, वो तो आमिर खान खुद भी नहीं बता पाएगा। लेकिन जरा एक वीडियो देखिए। देख लिया आपने, मतलब टिंगू भाई यहां भी खेल चुका है। अरे मेरे भाई, अरे टिंगू भाई, कोई जगह तो छोड़ दे गुरुजी, बाकी लोगों के लिए भी कुछ छोड़ दो भाई साहब। ऐसा क्यों कर रहे हो? ना करो ऐसा यार। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हाउसफुल 5 का क्या हुआ। हाउसफुल 5 सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है भाई साहब। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का जो पहले वीक का बिजनेस था नेट, वो 90 CR था। दूसरे वीक का नेट बिजनेस हुआ 30 CR, यानी कि 2 हफ्ते का टोटल बिजनेस हुआ तकरीबन 120 CR। और इसका मतलब यह हुआ कि अब इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 130 CR से ज्यादा का नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोड्यूसर का जो शेयर बनेगा वो मैक्सिमम 60 CR का बनेगा। और इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई है। कई सालों पहले अजय देवगन की एक फिल्म आई थी सन ऑफ सरदार, उस वक्त वो ठीक ठीक चल गई थी, फिल्म बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब आ रही है सन ऑफ सरदार 2 और इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है। अजय देवगन 2 टैंक्स पर खड़ा होकर आ रहा है। इससे पहले अजय देवगन 2 बाइक्स पर आ चुका है, 2 घोड़ों पर आ चुका है, 2 कारों पर आ चुका है। यही वजह है कि इस बार 2 टैंक्स पर खड़ा होकर आ रहा है। अजय की इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अंबानी की कंपनी जियो ने। इस फिल्म में खाली अजय देवगन नहीं है बल्कि बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है। तो जब इस फिल्म का टीजर रिलीज होगा मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। योगा डे पर सभी ने खूब ड्रामा किया, खूब अच्छे अच्छे फोटोज डाले, लेकिन कुछ लड़कियों ने ऐसे फोटोज डाले कि उनको देखकर इतनी हंसी आई जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब समझ में ही नहीं आया कि उन लड़कियों ने वैसे फोटो डाले क्यों। अरे भाई, अगर आपको योगा का फोटो डालना है तो कम से कम कोई अच्छा फोटो तो डालिए यार। कुछ भी डाल रहे हो यार, कुछ भी दिखा रहे हो पब्लिक को। अब जब आप ऐसे फोटो डालोगे तो अगर कोई देखेगा तो जाहिर सी बात है कुछ कहने का मन में आएगा, लेकिन अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा, तो चुप ही रहता हूं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि SRK ने घर मन्नत कब लिया था, लेकिन यह मुझे पता है कि जब से मैं मुंबई जा रहा हूं तब से SRK का घर मन्नत वहीं पर है। हमेशा ही कोई ना कोई खबर आती रहती है कि SRK ने ये रूल तोड़ दिया है, वो रूल तोड़ दिया है, ऐसा है वैसा है। अब क्योंकि मन्नत का रिनोवेशन हो रहा है तो अब फिर से BMC कह रही है कि SRK ने बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए हैं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी कह रहा है कि बहुत सारे रूल्स को तोड़ा गया है। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि वो SRK है। उसके घर को रिनोवेट होने से तो कोई रोक नहीं सकता, उसके घर को वहां से कोई हटा तो सकता नहीं, तो फालतू का ड्रामा है। अरे भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है तो ड्रामा क्यों कर रहे हो यार? अगर शाहरुख खान से मिलना है तो ऐसे ही कह दो कि भाई हमें आपको मिलना है, आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, खत्म हो गई बात। ये क्यों कह रहे हो कि ये रूल तोड़ दिया है, वो रूल तोड़ दिया है यार? शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी राजू बन गया जेंटलमैन, उसमें जूही चावला थी, नाना पाटेकर था। मुझे वो फिल्म पसंद थी। उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया था जिसका नाम था आयशा खान। आयशा जी ने कुछ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। 76 इयर्स की एज में उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन इंतकाल बहुत ही खराब हालत में हुआ है। आयशा जी पाकिस्तान में अपने घर में अकेली रहा करती थी, उनके बच्चे विदेश में रहा करते हैं। तो आयशा जी का इंतकाल हो गया और 5-6 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि आयशा जी की मौत हो गई। जब उनके घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और जब घर का दरवाजा तोड़ा गया और देखा तो पता चला कि आयशा जी की मौत हो चुकी, और वो भी 5-6 दिन पहले हो चुकी। आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए, जो उनके बच्चे विदेश में रहते होंगे उनका अपनी मां के साथ कितना कनेक्शन था। यानी कि 4-5 दिन तक उन्हें इस बात का कोई पता ही नहीं चला कि उनकी मां की मौत हो गई है। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो डेली अपनी मां से बात नहीं किया करते थे, वो हर दूसरे दिन भी अपनी मां से बात नहीं किया करते थे। मुझे आप बताइए, ऐसी औलाद का क्या फायदा है? तो मैं आप सभी लोगों को अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को कभी भी अपने से दूर मत करना, अपने से दूर मत रखना। भले ही आप एक वक्त रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास रखिए, क्योंकि जहां एक बार बच्चे आपसे दूर गए फिर उनको आपसे प्यार नहीं रहता, फिर उनका और आपका रिलेशन वो नहीं रहता जो बच्चों के साथ होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ आयशा खान जी के साथ नहीं हुआ, बल्कि बॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो चुका। परवीन बॉबी जी का अपने घर में इंतकाल हो गया था और 4-5 दिन के बाद लोगों को पता चला था कि परवीन बॉबी जी मर गई हैं। उससे पहले भी 2-3 और एक्ट्रेस के साथ ऐसा हुआ कि वो मर गई और किसी को पता ही नहीं था कि वो जिंदा है या मर गई। आप जरा सोचिए कि एक लड़की जो कभी बहुत फेमस हुआ करती थी, जिसके साथ लोग फोटो खींचा करते थे,
एक दिन वो अपने घर में मर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो मर गई। मैं आयशा खान जी के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह करे उनको जन्नत नसीब हो। पहलाज निहलानी साहब अपने वक्त के बहुत बड़े निर्माता थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई और जिस वक्त में वो बहुत बड़े निर्माता थे उस वक्त बहुत सारे एक्टर थे जो उनके साथ काम करना चाहते थे। अनिल कपूर साहब ने भी पहलाज निहलानी साहब के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था अंदाज, लेकिन अनिल कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने वो फिल्म पैसों के लिए की थी, वो बहुत ही घटिया फिल्म थी, बी ग्रेड फिल्म थी। अनिल की ये बात सुनकर पहलाज जी को बहुत गुस्सा आ गया। पहलाज जी ने कहा कि अनिल कपूर झूठ बोल रहा है। हकीकत यह है कि अनिल कपूर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे एक फिल्म में ले लो, तब मैंने अनिल को उस फिल्म में लिया था। पहलाज ने अनिल कपूर के ऊपर और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए। पहलाज ने कहा कि वो अनिल कपूर ही था जिसने माधुरी दीक्षित को गोविंदा के साथ काम नहीं करने दिया था। पहलाज जी का कहना यह है कि वो गोविंदा और माधुरी को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन जब अनिल कपूर को यह पता चला तो अनिल कपूर ने माधुरी को गलत सलाह दी। अनिल ने माधुरी को मेरे बारे में और गोविंदा के बारे में गलत गलत बातें बताई और उससे कहा कि इनके साथ काम नहीं करना। यही वजह है कि माधुरी ने उस फिल्म में काम नहीं किया और फिर मैंने उस फिल्म में नीलम को लॉन्च किया। मैं तो आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि इस बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। हर फ्राइडे यहां रिश्ते बदलते हैं। जिसको जिससे मतलब है वो उसका दोस्त है, जिससे मतलब नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी फ्राइडे को टिंकू भाई की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हुई और टिंकू भाई ने अपनी फिल्म का प्रीमियर रखा जहां सभी बॉलीवुड वालों को बुलाया, SRK को भी बुलाया, बुढ़ऊ भाई को भी बुलाया और बाकी भी अपने सभी यार दोस्तों को बुलाया। और मैं आपको ये बता दूं कि एक वक्त वो भी था जब आमिर और सलमान का बहुत बड़ा झगड़ा था, जब आमिर और SRK का भी बहुत बड़ा झगड़ा था, लेकिन आज ये तीनों दोस्त हैं। उसकी वजह यह है कि तीनों फ्लॉप हो चुके हैं, तीनों का कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है। एक SRK बचा है, लेकिन SRK भी उस स्टेज पर पहुंच गया है कि अब किसी से दुश्मनी रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कहने का मतलब यह है कि बुढ़ऊ और टिंकू का कैरियर उस जगह पहुंच गया है जहां इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर रहे। लेकिन टिंकू भाई का घटियापन देखिए कि टिंकू भाई ने अजय देवगन को नहीं बुलाया, अक्षय कुमार को नहीं बुलाया, ऋतिक रोशन को नहीं बुलाया, यहां तक कि टिंकू भाई ने उन लड़कियों को भी नहीं बुलाया जिनके साथ टिंकू भाई काम कर चुका, जैसे कि माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला वगैरह वगैरह। सिर्फ और सिर्फ एक जूही चावला को बुलाया। फिर दोबारा से मुझे वही बात रिपीट करनी पड़ेगी कि भाई साहब यहां कोई किसी का दोस्त नहीं है। यहां सब भाई साहब वक्त के साथ चलते हैं। आज दोस्त हैं, कल दुश्मन हो सकते हैं, परसों फिर दोस्त हो सकते हैं, उसके अगले दिन फिर दुश्मन हो सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हर महीने कोई ना कोई लड़की कास्टिंग काउच के बारे में बात करती रहती है। मुझे उसने कास्टिंग काउच के लिए कहा था, मुझे उसने कास्टिंग काउच के लिए कहा था। सच कोई नहीं बताती। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर रूल ऑफ द लैंड कुछ है तो आप उसको चेंज कैसे कर दोगे। देखो, आप सभी लड़कियां समझने की कोशिश कीजिए कि यहां इस बॉलीवुड में कैसी लड़कियां कामयाब होती है। हालांकि वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन आप खुद ही देखिए कि कपिल के शो पर भूमि ने क्या कहा था। भूमि ने कहा था कि मैंने इतने दिल तोड़े हैं कि मुझे दिल का डॉक्टर बनना पड़ा। इतने दिल तोड़े हैं मैंने कि मुझे दिल का डॉक्टर बनना पड़ा। तो समझ जाओ, मैं अगर अगले जन्म में लड़की बन गया ना, मैंने तो कहर किसी को मना ही नहीं करना। मैंने भूमि का कहना यह था कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितने लड़कों के दिल तोड़े, काउंटिंग ही नहीं है। 2, 4, 10 होते तो उसको याद रहते। मतलब गिनती ऐसी है कि भूमि को याद ही नहीं है। तो ऐसी लड़कियां इस बॉलीवुड में कामयाब होती हैं। और डबल ढोल की कपिल शर्मा भी किसी से कम नहीं है। कपिल ने भी कहा था कि अगर अगले जन्म में मैं लड़की बन गया तो किसी को मना नहीं करूंगा। अब बताओ कैसे कैसे लुक के बेशरम लोग हैं इस बॉलीवुड में, आप सोच लो। और भाई साहब ऐसा नहीं है कि बेचारी भूमि ही अकेली ऐसी है। भूमि ने ही ऐसा कुछ ऑन कैमरा कहा है। 24 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। मैं इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ कि मेरे एक्सेस के साथ ब्रेकअप क्यों थे मुझे नहीं याद है। तो मैं जब भी उनको मिलती हूँ, हाय हाउ आर यू, आई फॉरगॉटन एवरीथिंग। नो, व्हिच आई स्वेयर That's too much. सुना आपने, वामिका ने कहा कि मुझे याद ही नहीं है कि भाई मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स थे। मुझे बिल्कुल याद नहीं है किससे कब और कैसे ब्रेकअप हुआ था। भाई अगर किसी के 2 हों 4 हों तो याद रहेंगे, 8, 10 भी हों तब भी शायद याद रहेंगे। लेकिन अगर गिनती ही नहीं है, 50, 60, 70, 80, 90 कितने भी हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कैसे याद रहेगा। तो ये लड़कियां यहां बॉलीवुड में कामयाब होती हैं।
अगर कोई लड़की ये कहती है कि नहीं मैं तो बहुत कंजर्वेटिव हूं, मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं तो वो नहीं करूंगी, तो उसको बॉलीवुड में आने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि भाई आप बॉलीवुड में आइए। एक एक्टर है जिसका नाम है जयदीप अहलावत। ये कुछ वेब सीरीज में काम किया करता है, सीरियल्स में काम किया करता है, लेकिन ये भाई अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप जरा देख लीजिए कि जब ये ललन टॉप पर आया तो वहां अपने इंटरव्यू में इसने क्या कहा। सिद्धार्थ भाई थोड़ा सा हिचक रहे होंगे कि यार छोटा पार्ट है, अभी ज्वेल थीफ के बाद उसको ये तरह छोटे पार्ट के लिए करना। तो अपेरेंटली खान साहब बीइंग खान साहब, वो बोलते हैं कि मैं बात करता हूँ। अब उनकी बात कौन नकारेगा, वैसे ही मैं बहुत पसंद करता हूं उनको। एक्चुअली शाहरुख खान अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है जिसका नाम है किंग। तो जयदीप ने बताया कि किंग का डायरेक्टर मुझे एक रोल ऑफर करना चाहता था, लेकिन रोल छोटा था, इसलिए वो मुझे ऑफर नहीं कर रहा था, डर रहा था कि शायद वो रोल मैं नहीं करूंगा। इसका कहना यह है कि ज्वेल थीफ के आने के बाद वो मुझे ये छोटा सा रोल ऑफर करते हुए शर्मा रहे थे। पहले तो आप सब लोग मुझे ये बताओ, ये ज्वेल थीफ क्या है? कोई सीरियल था या वेब सीरीज थी? ऐसा क्या था जिसको करने के बाद इस भाई को यह लग रहा है कि इससे बड़ा सुपरस्टार ही बॉलीवुड में नहीं रहा? आपको यह बात किसने बता दी मेरे भाई कि आप सुपरस्टार हो? अरे मेरे भाई, आप ड्राकुला जैसे दिखते हो। आईने में कभी अपनी शक्ल देख लेना। अगर एक बच्चा आपकी शक्ल देख ले तो 7 दिन तक रोता रहे, और आप अपने आप को सुपरस्टार मानते हो। मेरे भाई, अगर शाहरुख खान आपको अपनी फिल्म में एक सीन भी दे देता है तो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े सुपरस्टार हो आप, और आपको ऐसा लग रहा है कि ज्वेल थीफ के बाद सबको आपको बिल्कुल मेन लीड रोल ऑफर करना चाहिए। मतलब क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया साला। अबे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो यार। अरे मेरे भाई, आप यकीन कीजिए, आपके ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई को भी नहीं पता कि ज्वेल थीफ क्या है, फिल्म है, वेब सीरीज है, क्या है। समझ रहे हो? कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में। जमीन पे रहो भाई साहब, पैर जमीन पर रखो, समझे? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में हर 2 साल में आपके जैसे 10 लोग आते हैं और हर 2 साल में गायब हो जाते हैं। तो आप कब गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय। सत्यमेव जयते।